Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are fit and fine at your homes and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and a lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 15 homeostasis is continued, and the topic which we are going to study today is osmoregulation and osmoregulator and osmoconformers. Fine, and this topic is taken from class second year. So before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to define the term osmoregulation, differentiate between osmoregulator and osmoconformers, और हम एक साथ इंशाल्लाह इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक osmoregulation. बेटा osmoregulation क्या है? The maintenance of constant osmotic conditions, water and solute concentration in the body is called osmoregulation. Animals may be either osmoregulator or osmoconformers with respect to their external environment. बेटा osmoregulation क्या है? Maintenance of osmotic conditions. देखिए हमारी वाटर हमारे जो बॉडी की इंटरनल कंडीशन है उसमें वाटर और सोल्यूट कंसंट्रेशन को जो मेंटेन रखने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन. और बेटा एनिमल्स जो है वो ऑस्मोरेगुलेटर्स भी हो सकते हैं और ऑस्मोकन्फॉर्मर्स भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ऑस्मोरेगुलेटर और ऑस्मोकन्फॉर्मर्स क्या होते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे. ऑस्मोरेगुलेटर एंड ऑस्मोकन्फॉर्मर्स, सबसे पहले हम ऑस्मोरेगुलेटर्स को देखते हैं कि ये क्या होते हैं. Those animals that can maintain internal osmotic concentration different from the surrounding medium is called osmoregulators. बेटा वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी के इंटरनल ऑस्मोटिक कंडीशंस को मेंटेन रख सकें, उनकी आउटर जो कंडीशंस जो है या ये जो मीडियम है ये बेशक चेंज हो, बेशक रेगुलेट हो, लेकिन वो अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रख सकें, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेटर्स. सच एनिमल्स आर हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट. बेटा ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो हाइपोटोनिक होते हैं या हाइपरटोनिक होते हैं अपनी एनवायरनमेंट के लिहाज से. हाइपोटोनिक मतलब उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है उनमें, हाइपरटोनिक मतलब सॉल्यूट का जो कंटेंट होगा वो ज्यादा होगा. ठीक है, तो वो एनिमल्स अपनी एनवायरनमेंट के लिहाज से हाइपोटोनिक भी हो सकते हैं और हाइपरटोनिक भी हो सकते हैं. इसी तरीके से वो मेंटेन करते हैं अपनी एनवायरनमेंट को, अपनी जो बॉडी की इंटरनल कंडीशन है उसको मेंटेन करते हैं, या तो वाटर को ज्यादा से ज्यादा गेन करते हैं या फिर वाटर को रिलीज करते हैं. Almost all of the freshwater animals and most of the marine vertebrates are osmoregulators. बेटा सारे के सारे जो फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो osmoregulators होते हैं, और ज्यादातर जो मेरीन वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या है? osmoregulators हैं. Osmoconformers क्या है बेटा? Those animals that change the osmotic concentration of body fluids according to that of surrounding medium is called osmoconformers. बेटा जो अपनी osmotic concentration को, अपने बॉडी के फ्लूइड्स को बाहर वाली सराउंडिंग मीडियम के लिहाज से चेंज कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं osmoconformers. These are isotonic to their external environment. बेटा ये अपनी आउटर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से आइसोटोनिक होते हैं, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल टू दी आउटर एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती हैं इनकी बॉडी में. ठीक है, दीज इंक्लूड ऑल मैरीन इनवर्टिब्रेट्स. बेटा इनमें ऑस्मोकन्फॉर्मर्स में सारे के सारे मैरीन इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं. ऑस्मोरेगुलेटर्स में सारे के सारे मैरीन वर्टिब्रेट्स आ रहे थे, मोस्ट ऑफ द मैरीन वर्टिब्रेट्स आ रहे थे. ठीक है, और सारे के सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स आ रहे थे. ऑस्मोकन्फॉर्मर्स में क्या है बेटा? सारे के सारे मैरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और कुछ मैरीन वर्टिब्रेट्स भी होते हैं, जैसे कि मैगजाइन, हैगफिश है और इलास्मो ब्रांचेस हैं जैसे कि शार्क और रेज हैं. ठीक है, फिश की टाइप्स हैं. Now the unusual higher osmotic concentration than other vertebrates of marine habitat is maintained by high level of urea and trimethyl oxide TMAO in the blood. बेटा ये जो higher concentration होती है ना osmotic concentration दूसरे vertebrate से marine habitat में रहने वालों में ज्यादा होती है, तो ये कैसे maintained होती है? यूरिया को जो लेवल होता है और ट्राईमिथाइल ऑक्साइड का जो लेवल होता है ना ब्लड में वो बहुत ज्यादा हाई होता है.
ठीक है ना। These organic substances are called osmolytes because they increase the osmotic solute concentration। बेटा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑस्मोलाइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, जैसे कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, उसको इंक्रीज किया जा सकता है, मतलब इंक्रीज करती हैं ये सब्सटेंसेस। ठीक है। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ऑस्मो रेगुलेटर्स। बेटा हम देखेंगे कि ऑस्मो रेगुलेटर्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं और ऑस्मो कन्फर्मर्स को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। सिंस फ्रेश वाटर एनिमल्स लिव इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। बेटा फ्रेश जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स हैं वो हाइपोटोनिक उनकी इन्वायरमेंट होती है। देयरफॉर वाटर कॉन्स्टेंटली एंटर द बॉडी एंड दे ऑल्सो फेस डेफिशिएंसी ऑफ सॉल्ट्स, सो दे हैव टू लॉस एक्सेस वाटर एंड मेंटेन हायर सॉल्ट कंसंट्रेशन देन देयर इन्वायरमेंट। तो बेटा ये पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली इनकी बॉडी में, कंटिन्यूसली इनकी बॉडी में एंटर होता रहता है, तो इनको सॉल्ट्स की डेफिशिएंसी फेस करना पड़ती है क्योंकि ये जितना ज्यादा पानी इनकी बॉडी में आता है इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा पानी को रिलीज भी करती हैं। फिश अगर है या जो भी फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल है तो वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को लॉस भी करेंगे ताकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन मेंटेन रह सके। ठीक है, सॉल्ट को बॉडी में प्रिजर्व कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं और पानी ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में ताकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन उनकी बॉडी में मेंटेन रह सके। On the other hand, most of the marine telost bony fish are hypotonic to sea water। बेटा जैसे कि मैरीन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मैरीन वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं ना, उन्हें सॉल्ट्स की तो कोई डेफिशिएंसीज होती नहीं है, तो वो क्या होते हैं, वो जो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी फिश जो मैरीन वाटर में रहती हैं उनकी जो इंटरनल कंडीशन होती है वो हाइपोटोनिक होती है। ठीक है, सी वाटर को लेकर वो हाइपोटोनिक होती है। सो दीज फिश हैव टेंडेंसी टू लॉस वाटर टू दियर एनवायरमेंट। तो ये जो फिश है ये पानी को अपनी एनवायरमेंट में रिलीज करती हैं या लॉस करती हैं। ठीक है, स्पेशली अक्रॉस द गिल एपिथेलियम। ज्यादातर इनके गिल होते हैं ना बेटा, गिल एपिथेलियम, यहाँ पे गले में कुछ गिल होते हैं ना, या कट्स लगे भी होते हैं गिल्स, उनके थ्रू ये करती हैं। ठीक है, दे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स इन देयर बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर। तो बेटा इनकी बॉडी जो है देखिए वो सी वाटर को लेकर क्या होती है, हाइपोटोनिक होती है। तो ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में इनको क्या होता है, सॉल्ट्स, एक्सेस सॉल्ट्स की प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या ज्यादा पानी पीते हैं ना, जब ये ज्यादा पानी ये वाली फिश पिएंगी या ये ऑर्गेनिजम्स, ये एनिमल्स जो है वो ज्यादा पानी पिएंगे तो इनको सॉल्ट्स जो है, जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं उनकी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट्स भी इनकी बॉडी में आ जाते हैं। फाइन। Terrestrial animals are also hypotonic to the outer environment। बेटा टेरिस्ट्रियल एनिमल जो लैंड एनिमल्स होते हैं, जमीन पर रहते हैं, वो भी हाइपोटोनिक होते हैं अपनी आउटर इन्वायरमेंट के लिहाज से। evaporation of water that lead to the dehydration is major problem faced by these animals। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो evaporation होती है वाटर की, और ये जो एवोपरेशन है इसकी वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है, उन एनिमल्स में डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। ठीक है, नाउ ऑस्मो रेगुलेटरी एडाप्टेशंस इन एनिमल्स। सबसे पहले बेटा फ्रेश वाटर एनिमल्स में देखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द फ्रेश वाटर एनिमल्स आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। बेटा सारे के सारे जो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, हम प्रीवियस स्लाइड्स में भी पढ़ चुके हैं। दीज एनिमल्स आर जनरली हाइपरटोनिक टू देयर आउटर इन्वायरमेंट। और बेटा ये वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हाइपरटोनिक होते हैं अपनी आउटर इन्वायरमेंट के लिहाज से, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज इन्हें फील होती नहीं है। पानी ये ज्यादा से ज्यादा, जब पानी ये पीते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पानी को ये रिलीज भी करते हैं ताकि सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन रख सकें। दीज एनिमल्स डील विद दीज प्रॉब्लम बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। ये क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स या ये एनिमल्स। ठीक है, देयर किडनी रीअब्सॉर्ब द सॉल्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड। इनकी जो किडनीज है बेटा वो उन सॉल्ट्स को दोबारा से रीअब्सॉर्ब भी कर लेती हैं जो इनकी बॉडी के लिए बड़े नेसेसरी होते हैं, इन्हें चाहिए होते हैं या इनकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। सॉल्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फूड दे ईट। और ये ऐसा खाने भी खाते हैं, कुछ ऐसे मतलब फूड भी लेते हैं जिनसे इनकी जो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो जाए।
These animals also actively transport salt from the external diluted medium with the help of special salt cell called ionocytes. बेटा इनकी बॉडी में स्पेशल तरह के इनके जो स्किन होती है या जो गिल्स होते हैं फिश के वहां से, या फिर जो इनकी स्किन होती है उसमें स्पेशल तरह के सेल होते हैं जिनको आयनोसाइट्स कहा जाता है। ये इन आयनोसाइट के थ्रू अपनी एक्सटर्नल डाइल्यूटेड मीडियम से अपने वाटर से सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ठीक है, आयनोसाइट्स आर फाउंड इन एम्फीबियन स्किन। बेटा ये एम्फीबियन स्किन में मौजूद होते हैं ये वाले सॉल्ट सेल, और ये गिल्स में जो फिश की गिल्स होते हैं ना फिश के, उसमें भी मौजूद होते हैं। नाउ कम टूवर्ड्स द मैरीन एनिमल्स। टीलॉस्ट बोनी फिश आर ऑस्मोरेगुलेटर इन मैरीन एनवायरनमेंट। बेटा जो टीलॉस्ट होते हैं, जो बोनी फिशेस होती हैं, कार्टिलेजिनस होती हैं, ये जो फिश होती हैं ये मैरीन एनवायरनमेंट में रहती हैं। विच आर हाइपोटोनिक टू दियर एनवायरनमेंट। ये अपने एनवायरनमेंट को लेकर हाइपोटोनिक होती हैं क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा होती है मैरीन वाटर में। ठीक है, तो ये सॉल्ट डायरेक्टली जब एनवायरनमेंट से ले लेते हैं, इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तो ये वाटर को रिटेन रखते हैं अपनी बॉडी में और सॉल्ट को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करते हैं ताकि इनकी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन है, हाइपोटोनिक जो एनवायरनमेंट है, वो मेंटेन रह सके। ठीक है, सो दीज फिशेज हैव टेंडेंसी टू लॉस वाटर टू दी एनवायरनमेंट। तो बेटा इन फिशेज में ये टेंडेंसी होती है कि ये अपने एनवायरनमेंट में वाटर को लॉस कर सकें, स्पेशली अक्रॉस दी गिल एपिथेलियम। ये जो गिल एपिथेलियम के थ्रू वाटर को लॉस करते हैं। इन ऑर्डर टू रिप्लेस दी वाटर लॉस दीज फिशेज यूजुअली ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अनलाइक फ्रेश वाटर फिशेज। तो बेटा ये जो फिशेज हैं ये अपनी एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट को, मतलब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीती हैं ताकि इनकी जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, वो मेंटेन रह सके। फ्रेश वाटर जो एनिमल्स होते हैं या फिश होती हैं उन्हें वो वाटर को ज्यादा नहीं लेती, वो वाटर को ज्यादा रिलीज करती हैं, डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं ताकि सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रह सके। लेकिन जो मैरीन एनिमल्स होते हैं वो पानी ज्यादा पीते हैं और सॉल्ट को ज्यादा रिलीज करते हैं ताकि उनकी बॉडी की इंटरनल कंडीशन, हाइपोटोनिक जो एनवायरनमेंट है, वो मेंटेन रह सके। दे ऑल्सो हैव प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स इन देयर बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ सी वाटर। बेटा जब ये ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हैं ताकि इनकी जो बॉडी की इंटरनल कंडीशन, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन रह सके, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट्स भी इनकी बॉडी में आ जाते हैं। अमंग द एक्सेस सॉल्ट, सोडियम, क्लोरीन एंड सम ऑफ पोटेशियम आर रिमूव्ड अक्रॉस द गिल एपिथेलियम while divalent ions for example magnesium and calcium are excreted by the kidney। तो बेटा कुछ आयंस जैसे कि सोडियम और क्लोरीन आयन और पोटेशियम आयन है, ये इनकी गिल एपिथेलियम से रिमूव हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। लेकिन जो डाइवेलेंट आयंस होते हैं जिनकी वैलेंसी 2 होती है, 2 होती है जिनकी वैलेंसी, जैसे कि मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये डाइवेलेंट है, 2 वैलेंसी है इनकी। तो बेटा ये वाले जो आयंस हैं ये किडनी से एक्सक्रीटेड होते हैं। Some fishes also have special salt excreting glands in the wall of rectum called rectal glands that remove salts into the digestive tract which are then eliminated from the body during digestion। और बेटा कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ फिश ऐसी होती हैं जिन की रेक्टम में स्पेशल तरह के सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको रेक्टल ग्लैंड्स कहा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी फिश होती हैं जिनके बॉडी में, जिनकी रेक्टम में स्पेशल तरह के सॉल्ट रिलीजिंग या सॉल्ट सिक्रेटिंग ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जिनको रेक्टल ग्लैंड्स कहा जाता है। और इन रेक्टल ग्लैंड्स में क्या होते हैं, सॉल्ट्स जो है वो कहाँ चले जाते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं इजेक्शन के दौरान। ठीक है, तो सॉल्ट जो है वो बॉडी से रिलीज हो गए और बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन थी हाइपोटोनिक, वो मेंटेन रही। नाउ कम टूवर्ड्स द टेरेस्ट्रियल एनिमल। द सक्सेसफुल ग्रुप्स ऑफ लैंड एनिमल आर आर्थ्रोपोड्स अमंग द इनवर्टिब्रेट्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स अमंग वर्टिब्रेट्स। बेटा इनवर्टिब्रेट्स में आर्थ्रोपोड्स जो है वो सक्सेसफुल लैंड एनिमल्स हैं और रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, वर्टिब्रेट्स में भी ये मतलब ये वाली कैटेगरीज हैं जो सक्सेसफुल हैं। ठीक है, लैंड एनिमल्स हैं। द प्रेजेंस ऑफ chitinous exoskeleton in arthropods and dead keratinized skin in vertebrates are adaptation to reduce water loss by their bodies। बेटा जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, उनकी बॉडी से जो बाहर स्केलेटन होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है, और जो डेड केराटिनाइज्ड स्किन होती है वर्टिब्रेट्स की
एनर्जी वो इनको पानी के लॉस से बचाती है कि पानी कम से कम इनकी बॉडी से बाहर निकले। डिजर्ट मैमल्स आर वेरी मच रेजिस्टेंस इन दिस रिगार्ड, दे कैन टॉलरेट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ स्पेशल मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल एडाप्टेशन। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एनहाइड्रोबियोसिस। बेटा जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, जो सहरा में या रेगिस्तान में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो किस तरह से इस चीज को रेजिस्ट करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मतलब पानी को या डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं टॉलरेट? वो कुछ ऐसी फूड लेते हैं जिसमें क्या होता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। वो कुछ ऐसे प्लांट खाते हैं, कुछ ऐसे डेजर्ट प्लांट्स खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा से ज्यादा स्टोर होता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होता है ना उनकी बॉडी में, तो वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। फिर वो उस वाटर को जो एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हुआ था उसको यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये जो ज्यादा से ज्यादा जो मतलब इस डिहाइड्रेशन को स्पेशल मेटाबॉलिक या बिहेवियरल एडाप्टेशन से डिहाइड्रेशन को कम कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाता है एनहाइड्रोबियोसिस, ठीक है, एनहाइड्रोबियोसिस। अच्छा, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल इज कैंगरू रैट। जो इनकी बेस्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, कैंगरू रैट है ऐसे एनिमल्स की। दे अवॉइड डे टाइम हीट एंड इमर्ज एट नाइट। ये डे टाइम हीट को अवॉइड करते हैं और रात के वक्त बाहर निकलते हैं, मतलब अपना खाना वगैरह ढूंढने के लिए ये रात को बाहर निकलते हैं। 90% ऑफ वाटर दैट दे यूज इज मेटाबॉलिक वाटर ड्राइव फ्रॉम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सीडेशन। बेटा जो 90% वाटर होता है ना, वो ये कहाँ से लेते हैं, ये इसी प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। ये मेटाबॉलिक वाटर ही प्रोड्यूस्ड होता है जो सेल्यूलर ऑक्सीडेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। मतलब ऐसा खाना खाते हैं या ऐसे इनकी जो फूड होती है वो ऐसी होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा स्टोर्ड होता है, और जब इन कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है ना, तो यहाँ से वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जिस वाटर को फिर ये अपनी बॉडी में यूज कर सकते हैं। और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं बेटा, एनहाइड्रोबायोसिस भी कहते हैं। नाउ हियर इज आवर रिव्यू क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर ऑस्मो रेगुलेटर्स एंड ऑस्मो कन्फर्मर्स। और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ऑस्मो रेगुलेटर्स। एक्सटेंसिव बेटा आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेटरी एडेप्टेशन इन फ्रेश वाटर एनिमल्स, मेरीन वाटर एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। बेटा you have to answer this question in your notebooks and then send to me on my email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com, SABAAKHTAR336@gmail.com. I hope you have got today's lecture, but if you are feeling any difficulty you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.